यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नहीं, भारत चीन जैसा नहीं है। देखा जाए तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर मैं आपको बोलूं कि भारत जो कि एक देश है और यूरोप जो कि एक महाद्वीप है, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। कई बार मैंने जब लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करी है तो मुझे हंसी और मजाक का सामना करना पड़ा है। लेकिन सच तो ये है कि जितना लोगों को लगता नहीं है उससे ज्यादा ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों ही एक देश होते हुए एक महाद्वीप जैसा होने के और एक महाद्वीप होते हुए एक देश जैसा होने के फायदे और नुकसान उठाते हैं। कैसे? ये समझाने के लिए मैं आपको आज संक्षिप्त में भारत और यूरोप के भौगोलिक, जनसांख्यिकी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ये समझने के लिए कि दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं और अपनी समान समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है दी इंडो वर्ड्स पे, भारत के बारे में कुछ नया जानने का एक नया स्रोत। भारत केवल एक देश है ही नहीं। मैं पिछले कुछ समय से यूरोप में रह रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई भी की है, काम भी किया है और घुमा फिरा भी हूँ। और अपने देश की समस्याओं के बारे में विदेशियों से चर्चा करते हुए बार बार एक बात जरूर उठती है कि मैं आपको और ढंग से समझा सकता हूँ अगर आप ये मान के चलें कि हम एक देश के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, एक महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमारे देश की तुलना क्यों नहीं कर रहा हूं अमेरिका से, जो कि भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या फिर चीन से, जो भारत के लगभग समान आबादी वाला बड़ा देश है और जिसके खुद के इतिहास और संस्कृति बेहद प्राचीन है। कई बार अमेरिका से तुलना करना ये गलत संकेत दे सकता है कि भारत एक बहुत एकजुट देश है, भले ही इस समय अमेरिका में जैसा भी खराब और अलगाव का माहौल हो रखा हो। और भारत और चीन तो एक दूसरे से कई पहलुओं में इतने अलग हैं कि इनके बारे में मैं इस एक वीडियो में तो बात कर ही नहीं सकता, तो इसके बारे में कभी हम आगे जाके बात करेंगे। और इसी कारणवश भारत के बेहद जटिल स्वरूप को समझाने के लिए उसकी तुलना यूरोप से करना ही बेहतर रहता है। लेकिन कई बार इससे तुलना करना ये गलत संकेत दे सकता है कि भारत में भी इसी की तरह एक एकता का अभाव सा है। तो असलियत में देखा जाए तो हम अमेरिका और यूरोप के बीच से में पड़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भारत और यूरोप एक समान कैसे हैं। पहले बात करते हैं भूगोल के बारे में। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। हालांकि यूरोप में कुल 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भारत अपने आप में ही 33 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यूरोप से 3 गुना छोटा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान यूरोप के 50 में से केवल 9 देशों से ही छोटा है, जिसमें कि ये जर्मनी से बस थोड़ा ही छोटा है और फिनलैंड, पोलैंड, इटली और यूके जैसे देशों से बड़ा है। भारत फ्रांस से लगभग 6 गुना बड़ा है और जर्मनी से लगभग 9 गुना बड़ा है। और यूरोपीय संघ के सबसे बड़े 9 देशों को, जिनका कुल क्षेत्रफल मिला के 33 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा कम है, आसानी से अपने अंदर समा सकता है। तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा देश काफी बड़ा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा ही देश थोड़ी बड़ा है, दूसरे भी देश हमसे बड़े हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन। तो अब ये मुझे हमारे अगले विषय पर लाता है। भारत एक काफी घना देश है। यहाँ औसत पे 1 वर्ग किलोमीटर में 410 लोग रहते हैं, जिसके सामने अभी जिन देशों का मैंने नाम लिया है उनका जनसंख्या घनत्व बहुत ही छोटा लगता है, क्योंकि उनमें 1 वर्ग किलोमीटर में औसत पे 4, 8.6, 34 और 146 लोग ही रहते हैं। पूरे यूरोप का जनसंख्या घनत्व औसत पे केवल 73 है। वहाँ का नेदरलैंड्स ही एक ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से मिलता है, क्योंकि वहाँ लगभग 414 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और भारत का क्षेत्रफल यूरोप से 3 गुना कम होने के बावजूद यहाँ की आबादी वहाँ से लगभग दुगनी है, 140 करोड़ लोग 75 करोड़ लोगों की तुलना में। तो हालत तो ये है कि वर्तमान के हालातों को देखते हुए भारत पूरे यूरोप को अपने अंदर समा सकता है, और सिर्फ वहाँ के लोगों को ही नहीं, उनके जुड़वा भाई बहनों को भी। दोनों के पास अपने अपने हिस्से का बहुमूल्य इतिहास है। मैं झूठ कहूंगा अगर मैं ये कह दूं कि केवल भारत के पास ही इतिहास का अनमोल खजाना है। एक देश के वर्तमान रूप में हाँ, भारत के पास बेशक अपना लंबा और जटिल इतिहास है, लेकिन यूरोप की समय रेखा भी काफी लंबी रही है और 3000 सालों से मानवता की भिन्न भिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, जनजातियों और राज्यों से भरपूर है। जैसे भारत में चेरा, चोला और पांड्या के दक्षिणी राष्ट्र थे, यूरोप में प्राचीन ग्रीस, यूनान का साम्राज्य था। जैसे कि भारत के लगभग पूरे क्षेत्र पे मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन कभी पूरे पे नहीं, उसी तरह यूरोप के एक बड़े हिस्से पे रोमन साम्राज्य का शासन था। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य था, यूरोप में ओटोमन साम्राज्य था। जैसे कि भारत में पल्लव, गुप्त, राजपूत, मराठा, सिख, चालुक्य, पाल, गुर्जर इत्यादि के बीच में मेल मिलाप और मतभेद थे, यूरोप में भी गौथ, हन, फ्रैंक, एंगल, सैक्सन, स्लाव, बल्गर, वाइकिंग इत्यादि के बीच समान प्रवासन और लड़ाइयां हुई। दोनों के बीच कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का भी एक साझा इतिहास रहा है।
क्योंकि जिस समय यूरोप दुनिया पे कब्जा कर रहा था उस समय भारत पे राज करने के लिए अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली ताकतों के बीच लड़ाई चल रही थी और अंत में अंग्रेजों ने भारत पे 3 शताब्दियों के लिए राज किया। और जिस दौरान अंग्रेज भारत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहे थे, उस समय यूरोप 2 विश्व युद्धों की आग में खुद को तबाह और भस्म कर रहा था। लेकिन विश्व युद्धों के कारण यूरोप के सारे बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ और देशों की स्थापना और उनका गठन हुआ। और 1945 के बाद यूरोपीय एकीकरण एक आवश्यकता बन गया था उस चरम राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए जिसने कि इस महाद्वीप को कई बार तबाह कर दिया था। और इसलिए आने वाले दशकों में ढेर सारे गठबंधन और संगठन बनाए गए अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, संस्कृति, सीमाएं इत्यादि संभालने के लिए, जो हर कुछ सालों में और देशों को समाते हुए बढ़ा और आखिरकार 1992 में यूरोपीय संघ नामक एक शांतिपूर्व गठबंधन के रूप में और मजबूत हो गया। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह बर्बाद तो जरूर कर दिया था, लेकिन यहाँ के बिखरे हुए लोगों और राज्यों को एक समान दुश्मन से लड़ने के लिए एकत्रित कर दिया था। तो बस भारत में भी सब छोटे बड़े साम्राज्य अंग्रेजों के राज्य में खत्म हो गए, जिसकी वजह से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप लेने लगा और 1947 में हमको अंग्रेजों से आजादी मिली और 1950 में भारत का अपना संविधान स्थापित हुआ। पिछले 75 वर्षों में भी दोनों के अंदरूनी क्षेत्र बदलते रहे हैं, खासकर कि सोवियत संघ का 1991 में बिखरना, जिससे पूर्वी यूरोप के देशों का निर्माण हुआ और साथ ही बर्लिन की दीवार के टूटने से जर्मनी का एकीकरण हुआ। भारत भी आज के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमेशा से ही अपने मौजूदा रूप में नहीं था। 1950 से आज तक भारतीय राज्यों को मान्यता देने और इन्हें गठित करने के तरीकों में भी कई बदलाव आए हैं। और हाँ, अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो मैं भारत के लंबे और जटिल इतिहास पे भी कई वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियो और प्लेलिस्ट को जरूर दिखेगा। मैंने इनका लिंक यहाँ कहीं और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अब क्योंकि हम ये बात स्थापित कर चुके हैं कि दोनों भारत और यूरोप में ऐतिहासिक जटिलताएं रही हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों में भी हमें काफी विविधता मिलेगी। भारत के संविधान में 23 भाषाओं की सूची है, जिसमें 22 तो अनुसूचित स्थानीय भाषाएं हैं और 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। यूरोपीय संघ में भी ऐसा ही कुछ दिखता है, जिसके 28 सदस्य देशों में 24 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा भाषाओं का इंडो यूरोपीय परिवार भी एक तरीके से इन दोनों भूमि भागों को जोड़ के रखे हुए है। यूरोप की लगभग 94% जनता इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलती है और 6% यूरेलिक एवं तुर्की भाषाओं का प्रयोग करती है, जबकि 78% भारतीय इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार में से खास तौर से इंडो आर्यन भाषाओं का प्रयोग करते हैं और लगभग 20% द्रविड़ीय भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी ने दोनों जगहों पर एक प्रकार से आधिकारिक या अनधिकारिक भाषा का दर्जा ले लिया है और कई लोग इसके फैलाव और इस्तेमाल को काफी नापसंद भी करते हैं। लेकिन यह कड़वा सच है कि 50% से ज्यादा यूरोपीय संघ के नागरिक, जो कि लगभग 22 करोड़ लोग हैं, अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा का दर्जा देते हैं, जबकि भारत में अनुमान है कि लगभग 15 करोड़ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो भारत बाहरी रूप से हिंदू संस्कृति से प्रभावित और एकजुट हुआ है और यूरोप ईसाई सिद्धांतों पर खड़ा हुआ है, और दोनों के ही इस्लाम और मध्य पूर्वी देशों से ऐतिहासिक और वर्तमान भेदभाव रहे हैं। एक तरफ तो यूरोप के ईसाई 11वीं से 13वीं सदी तक लगातार 200 साल के लिए और आगे भी कई सदियों के लिए इस्लाम से धार्मिक युद्धों में लिप्त थे, और यूरोप का दक्षिणी हिस्सा जैसे कि स्पेन भी मुस्लिम राज्यों का हिस्सा थे। और दूसरी तरफ भारत मध्य पूर्व से आए लड़ाकू घुसपैठियों और लुटेरों से जूझ रहा था और बाद में 13वीं सदी के बाद से 650 साल के लिए एक मुस्लिम शासित देश था। आज भी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से हो रहा प्रवास और मुसलमानों का समाज में एकीकृत न होना यूरोप के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। भारत भी पिछले 7 दशकों से अपने दोनों तरफ खड़े कर दिए गए पाकिस्तान और बांग्लादेश रूपी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से जूझ रहा है, और देश के भीतर भी धार्मिक तनाव साल दर साल बढ़ने पे ही है। इन दोनों के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच में भी काफी स्पष्ट सांस्कृतिक अंतर दिखता है। भारत के राज्य जैसे कि असम, राजस्थान, पंजाब और केरल एक दूसरे से उतने ही अलग और भिन्न हैं जितने यूरोप के देश यूक्रेन, स्पेन, यूके और ग्रीस एक दूसरे से। सीधे शब्दों में बोला जाए तो कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि आप भारतीय या यूरोपीय के उदाहरण के रूप में खड़ा कर सकें। दोनों ही जगहों पर दिखने का, बोलने का, खाने पीने का, कपड़े पहनने का और विचार करने का तरीका एकमात्र नहीं है। और ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी भिन्नता होने की वजह से दोनों भारत और यूरोप को कई भू राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ। दोनों के पड़ोस में चीन और रूस के रूप में एक विशाल और भयंकर कम्युनिस्ट अथवा साम्यवादी देश हैं, जिसकी वजह से पूर्वी यूरोप के छोटे देश अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों से रूस के प्रभुत्व के खिलाफ मदद मांगते हैं, और उसी प्रकार भारत के पड़ोसी देश और दक्षिण पूर्व एशिया भारत से मदद की उम्मीद रखता है जब चीन उस क्षेत्र में हावी होने लग जाता है। दोनों के ही सरहदें और तनावपूर्ण रिश्ते हैं पड़ोस में स्थित बड़े मुस्लिम देशों से, तुर्की और पाकिस्तान के रूप में,
जिनके साथ इनके अपने अपने काफी गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। बल्कि इस तुलना को हम थोड़ा और खींच सकते हैं दोनों के पड़ोसी द्वीप राज्यों में चल रहे जातीय राष्ट्रवादी संघर्षों तक भी। जैसे कि आयरलैंड में 60 के दशक से 1998 तक चला द ट्रबल्स नामक एक अनियमित युद्ध, जो कि था आयरिश यूनियनिस्ट जो आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनाना चाहते थे, और आयरिश नेशनलिस्ट जो कि अपना खुद का स्वतंत्र देश चाहते थे, के बीच। और श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच 1983 से 2009 तक चला खूनी और भयानक गृह युद्ध, जिसमें भारत ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी तरफ से कुछ गलतियां भी करी, जिसकी कीमत उसे 1991 में अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के रूप में चुकानी पड़ी। राजनीति की अगर बात करें तो कई बार भारत और अमेरिका को समान मान लेने की गलती कर दी जाती है, सिर्फ क्योंकि दोनों दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका में केंद्र के और खासकर राष्ट्रपति वाले चुनाव राज्य स्तर के चुनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बल्कि भारत में स्थानीय राजनीति के लिए लोगों में जुनून एक अलग ही मुकाम छूता है, और केंद्र चुनावों की तुलना में स्थानीय और राज्य चुनावों में मतदाता भारी तादाद में भाग लेते हैं। क्या ये मामला यूरोप जैसा नहीं लगता, जहां वहां के वासी अपने देश के चुनाव में यूरोपीय संसद के चुनावों से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं? यहाँ तक दिल्ली में बैठा भारतीय संसद भी स्ट्रासबर्ग में बैठे यूरोपीय संसद की तरह रंगीन और विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से भरा है, वॉशिंगटन की अमेरिकी सेनेट के उबाऊ 2 पार्टी सिस्टम के विपरीत। संदर्भ के लिए भारत की लोकसभा में लगभग 40 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय स्तर पे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के ज्यादातर दूसरे दल कुछ एकाध राज्यों से ज्यादा अपना प्रभाव नहीं फैला पाते। अगर इसे एक यूरोपीय की नजरों से देखा जाए तो भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि वहां भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने कि अपने देश की सीमाओं को लांघ कर दूसरे देशों में अपना प्रभाव फैलाया हो। लेकिन यूरोप के विपरीत भारत अभी भी काफी गरीब है, और यहाँ काम अमीर देशों की तरह नहीं किया जाता। एक कष्टों से भरे देश को जो चीज आगे बढ़ाती है वो है दूरदर्शी नीतियां और योजनाएं। लेकिन भारत के नेता सत्ता में रहने के लिए गरीबों को खुश करने की बेकार की और स्वार्थी योजना निकालते रहते हैं, क्योंकि जो दूरदर्शी नीतियां हमको ये सारे कष्ट लंबे समय के लिए मिटाने के लिए जरूरी हैं, वो इस तरह की लाभप्रद योजनाओं के सामने किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती जुए से कम नहीं है। गरीब चुनावों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं और तत्काल लाभ की उम्मीद भी करते हैं, और इसी लाभ के लिए अपनी जाति और धर्म के नेताओं को ऊपर उठाते रहते हैं। इसका फल ये हुआ कि भारतीय मतदाताओं ने एक औसत दर्जे के और नैतिक रूप से भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग को खड़ा कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा समस्या हमारे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को होती है। और यही कारण है कि देश बार बार लगातार जरूरतमंद दूरदर्शी नीतियों की बजाय अदूरदर्शी योजनाओं से पीड़ित है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की तरह यूरोपीय संघ में भी एक ही मुद्रा चलती है, हमारे यहाँ रुपी और उनके यहाँ पे यूरो। देशों और राज्यों के बीच में आर्थिक असमानताएं भी काफी विशाल हैं। भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार का पर कैपिटा जीडीपी मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कर्नाटका से 5 गुना और गोवा से 10 गुना कम है। उसी तरह यूरोप में मोल्दोवा, इटली और आयरलैंड के बीच इसी प्रकार का भीषण अंतर देखने को मिलता है। कई भारतीय लोगों को लगता है, बिल्कुल कई यूरोपीय लोगों की तरह, कि सक्षम और जिम्मेदार लोगों की मेहनत से असक्षम और गैर जिम्मेदार लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका प्रमुख उदाहरण मुंबई है, जिसकी तुलना कई बार भारत का जर्मनी कह के करी जाती है। इस शहर का योगदान है भारत के आयकर के लगभग 1/3 हिस्से के रूप में, निगमित कर के लगभग आधे हिस्से के रूप में, और व्यवसायी उत्पादन के लगभग 1/4 हिस्से के रूप में। और इस शहर की हमेशा से एक शिकायत रही है कि इसने असक्षम राज्यों का बोझ उठा रखा है और इसके बदले में इसे कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ सवाल उठता है देश और महाद्वीप के गरीब इलाकों से प्रवासियों के प्रवाह और एकीकरण का, और जिसकी वजह से मुंबई में एक सफल राजनीतिक आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। एक तरफ हम देख रहे हैं जर्मन लोगों को रेलवे स्टेशनों पे दूसरे देशों से आए प्रवासियों और रिफ्यूजियों का जोरदार स्वागत करते हुए, और भारत में हम देखते हैं स्थानीय राजनीतिक दलों को खुले आम गरीब प्रवासियों को पीटते हुए और उन्हें घर भेजते हुए। यूरोप में हम इसके सबसे करीब तब आए जब यूके ने ब्रेग्जिट के रूप में यूरोप के लिए मन में खिलाफत की भावना रखते हुए यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला लिया। और इस भावना में बहुत बड़ा हाथ था इस संदेश का कि प्रवासी आके स्थानीय लोगों का काम और रोजगार छीन रहे हैं। और हाँ, प्रवास का मुद्दा भारत के बेहद जटिल मुद्दों में से एक है, और इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो इसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम यूरोपीय अर्थव्यवस्था के बारे में ग्रीस का नाम लिए बिना तो बात खत्म ही नहीं कर सकते। जिन लोगों को भारत के ग्रीक यूनानियों के रूप में कई लोग देखते हैं, वो हैं यहाँ के बड़े और अमीर किसान, जिन्हें मिलते हैं खूब ही राजनीतिक संरक्षण, अरबों रुपए की आर्थिक सहायता, मुफ्त या सस्ता बिजली पानी, कर से माफी और अविश्वसनीय मूल्य जिन पर सरकारें खेती और डेयरी का माल खरीदती हैं। तो अब ये सब देखने के बाद यूरोप भारत से क्या सीख सकता है?
भारत का होना ही कई लोगों और देशों के लिए एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय सच्चाई है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि विभाजित प्रतीत होते लोगों और संस्कृतियों के बीच एक समान पहचान होना मुमकिन है। मैं मानता हूँ कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य अपने आप में बेहद महान है और इसलिए यूरोप भारत से कुछ सीख सकता है। भारत में देश की मुद्रा के नोटों पे 17 भाषाएं लिखी हैं और ज्यादातर भारतीय किसी न किसी स्तर पे बहुभाषी हैं। भारतीय लोगों का जिस तरह की भिन्नता और असमानता से रोजमर्रा की जिंदगी में पाला पड़ता है, वो भाषाओं तक ही सीमित न होके जिंदगी और विचारधाराओं के हर पहलू तक फैली हुई है। एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि 2007 में देश के प्रधानमंत्री एक सिख थे, राष्ट्रपति एक मुसलमान और इतालवी मूल की एक कैथोलिक ईसाई औरत शासक राजनीतिक दल की कमान संभाल रही थी। देश में मच्छी खाने वाले बंगालियों से लेके मुर्गा पसंद करने वाले पंजाबी और शुद्ध शाकाहारी गुजराती हैं। हमारे इस हिंदू कहे जाने वाले राष्ट्र में लगभग पाकिस्तान जितने मुसलमान हैं। जब भारत इन सब बाधाओं को लांघ सकता है तो यूरोपीय संघ क्यों नहीं? और साथ ही भारत को यूरोप से क्या सीखना चाहिए? ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि हमारी अनेकता में एकता देश के लिए केवल अच्छे परिणाम ही लाई है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भारत आज भी एक गरीब और अविकसित देश है। अगर हमें अपने पिछले 70 साल की गति से तेज आगे बढ़ना है तो उन यूरोपीय देशों से सीखना होगा जो कि अपना खूनी इतिहास पीछे छोड़ के भविष्य की तरफ कदम रख चुके हैं, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी। यूरोप सबूत है कि ऐतिहासिक दुश्मनियों को पीछे छोड़ते हुए एकजुट होकर प्रगति और विकास की राह पकड़ना बिल्कुल मुमकिन है। भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों और हमारी खुद की गलतियों से मिले इस अंतहीन दुश्मनी के तोहफे से निकलना होगा, वरना दोनों देश पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। यूरोप और भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक अंतर यह है कि यूरोप अपने सामंती ढांचे को इतिहास में पीछे छोड़ चुका है और पिछले 400 सालों में सामाजिक सुधार पर केंद्रित क्रांतियों और आंदोलनों की वजह से अपनी पुरानी और रूढ़िवादी बेड़ियां तोड़ के नए वर्तमान में प्रवेश कर चुका है। और दूसरी ओर भारत अभी भी सतह पर एक लोकतांत्रिक देश भले ही है, लेकिन अंदर ही अंदर जात पात और धर्मों के जंजाल में बुरी तरह से फंसा और लिपटा हुआ है। और चाहे हम जितना भी इस बात को नकारना चाहें, आज भी हमारा सामाजिक ढांचा बहुत ज्यादा सामंतवादी है। शायद भारत का पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इधर हैं कुछ वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। मेरे चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए सब्सक्राइब का बटन और साथ बनी घंटी दबा के। इस वीडियो को लाइक करके, नीचे कमेंट्स छोड़ के और इस वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में है ऐसे कई संसाधनों के लिंक जिनको पढ़ के आप अपनी खुद की राय बना सकते हैं। चलिए, आपसे अब जल्दी मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। नमस्ते।